गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज का हम प्रीलिम्स बूस्टर देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है रीक्लासिफिकेशन ऑफ स्कीम्स बाय डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री। अभी डब्ल्यूसीडी क्या है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसने अपनी बहुत सारी स्कीम्स को रीक्लासीफाई किया है और बेसिकली तीन मेजर एम्ब्रेला स्कीम्स के अंदर अपनी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको, जो मेजर स्कीम्स हैं उन सबको एक तरह से कंबाइन कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया है। ठीक है। तो सबसे पहली स्कीम है उनकी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। अभी पोषण अभियान आपको पता है, सक्षम और आंगनबाड़ी से रिलेटेड जो मतलब जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको, जो न्यूट्रिशन बेस्ड जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको इस अम्ब्रेला स्कीम सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। ठीक है। अब वो कौन कौन सी स्कीम्स को डाला गया है? एक तो अम्ब्रेला आईसीडीएस, हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो भी हमारी ये स्कीम है, आंगनवाड़ी सर्विसेज से रिलेटेड पोषण अभियान, अडोलिसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम्स हैं हमारी, फिर नेशनल क्रच स्कीम जो है, उन सबको कंबाइन करके इस अम्ब्रेला स्कीम के अंडर डाल दिया गया है। ठीक है। सबका बेसिक एम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये सारे। फिर उसके बाद हमारी है मिशन वत्सल्या। अभी वत्सल्या जो हमारा मिशन है इसके अंदर जितनी भी हमारी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं या चाइल्ड वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उन सबको एक ही स्कीम के अंदर डाल दिया, जो कि है मिशन वत्सल्या। ठीक है। इसका एम है ऑब्वियसली प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे ही विमेन के एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको मिशन शक्ति के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है। उसके अंदर दो ऐसे कैटेगरीज बना दी गई हैं, एक तो संबल और समर्थ्य। ठीक है। एक तो संबल और ये समर्थ्य। संबल के अंदर क्या क्या है? वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर, विमेन्स हेल्पलाइन, स्वधार, उज्ज्वला। अब ये उज्ज्वला जो है ये वो आपकी एलपीजी सिलेंडर वाली स्कीम नहीं है, ये उज्ज्वला वाली है जो स्कीम है ये है विमेन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक है। फिर विडो होम्स एटसेट्रा, ये सारी स्कीम संबल में डाल दी गई हैं। और समर्थ्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रच की स्कीम्स, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है। वंदना योजना आपको याद है ना, जिस वो प्रेग्नेंट विमेन को जो 6,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है। तो ये वो स्कीम है। और फिर जेंडर बजटिंग, रिसर्च एंड ऑल दैट, ये विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम्स हैं। ठीक है। अब हमारी है नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ इन पेमेंट सेक्टर। तो अभी आरबीआई ने कहा है कि अभी आपको पता है ना कि जितना भी हमारा पेमेंट मैकेनिज्म जो ऑनलाइन चलता है उसको एनपीसीआई संभालता है, नेशनल पेमेंट्स एंड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो संभालता है अभी, तो वो एक अम्ब्रेला एंटिटी है। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि इस चीज़ में हमको कंपटीशन लाने की ज़रूरत है। एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, एक ही चाहे वो नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, लेकिन नॉन प्रॉफिट एंटिटी को भी कंपटीशन की ज़रूरत है। इसलिए जो है आरबीआई इज़ एनविसेजिंग कि और भी बहुत सारे हम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर लेड हो, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ को हम सेटअप करेंगे, मैनेज करेंगे और ऑपरेट करेंगे पेमेंट सिस्टम्स में। ठीक है। तो ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ क्या होंगी? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं अमेज़ॉन। ठीक है। तो अमेज़ॉन अपना एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाएगा। ठीक है। अभी क्या होता है कि जब आप अमेज़ॉन पे कुछ पेमेंट करते हो तो उसकी जो पेमेंट है वो आप कर रहे हो अमेज़ॉन पे, बट उसके पीछे का जो सारा पेमेंट मैकेनिज्म है वो सारा एनपीसीआई संभाल रहा है। ठीक है। आप अपना बिल भरते हो। ठीक है। तो आपको देखा होगा आपने, भारत पे आ जाता है ना लिखा हुआ, चाहे आप किसी भी पेमेंट मैकेनिज्म से आप अपना बिल भरो, बट जो है या यूपीआई, आप कोई भी आप यूपीआई की ट्रांजैक्शन करो तो उसको आप शुरू का जो बेसिक उनका जो फॉर्मेट है वो तो डिफरेंट हो सकता है, फ़ोनपे का डिफरेंट होगा, अमेज़ॉन का डिफरेंट होगा, पेटीएम का डिफरेंट होगा, बट एंड में जो पेमेंट का मैकेनिज्म आ जाता है वो होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जो हमारा भारत पे है। ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है, बेसिकली आरबीआई चाहता है कि जो ये पेमेंट मैकेनिज्म है जो कि एनपीसीआई ने बनाया है, ठीक है, वो भी हम डाइवर्स कर दें, उसमें भी कंपटीशन ले आएँ, उसमें भी जब प्राइवेट सेक्टर आएगा जो है तो कंपटीशन बढ़ेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ को एक तरह से जो है ये लाइसेंस देने की बात की जा रही है। और वो जो ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़, जैसे कि हमारा नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो बैंक्स ने बनाया है, बहुत सारे बैंक्स ने मिलकर बनाया है, वैसे ही जो है एनयूई जो अब आएंगी है जो प्राइवेट सेक्टर में, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज होंगी। इनका काम जो है प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होगा, इनका पेमेंट मैकेनिज्म्स देने के पीछे इनका काम सिर्फ ये होगा कि वो अपने पेमेंट मैकेनिज्म्स को सेटअप करें, मैनेज करें और ऑपरेट करें, न्यू पेमेंट सिस्टम्स इंडिया में लेके आएँ। ठीक है। रिटेल स्पेस में जैसे अब जैसे देखो, आप एटीएम में जब आप कोई पेमेंट करते हो और ट्रांजैक्शन करते हो, उसको संभालता कौन है? एनपीसीआई। ठीक है। तो अगर इसमें भी हम
एक तरह से कंपटीशन ले आए कि एनपीसीआई के ही एक जो ये अम्ब्रेला एंटिटी है, एक जैसे एनपीसीआई एक पैरेलल एंटिटी समझ लो टाटा ने बना दी, ठीक है। फिर उसके पैरेलल एक एंटिटी जो पेमेंट गेटवे एक तरह से पेटीएम ने बना दिया। तो ये डिफरेंट जो है अम्ब्रेला एंटिटीज़ ये बनाने की बात कर रहा है, ताकि आरबीआई बात कर रहा है ताकि जो है कंपटीशन मार्केट में आए और एफिशिएंसी ज़्यादा आए, ठीक है। फिर पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, जो आप जब कार्ड से जब ट्रांजैक्शन करते हो जिस मशीन में, उसको हम पीओएस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी डिफरेंट कंपनीज़ की आने शुरू हो जाएं अगर अभी तो एनपीसीआई जो है बैंक्स की जो हमारे होते हैं, एनपीसीआई उसको कंट्रोल करता है। बट अगर डिफरेंट कंपनीज़ की अम्ब्रेला एंटिटीज़ सेटअप हो जाएंगी तो ज़्यादा एफिशिएंट जो है सिस्टम हो जाएगा। आधार बेस्ड पेमेंट्स में भी जो है समझ लो अमेज़ॉन एंटर कर गया, पेटीएम एंटर कर गया, रिलायंस या टाटा, जो भी कंपनीज़ जो है प्राइवेट कंपनीज जो बनाना चाहती हैं ऐसा सिस्टम, उनको अलाउ किया जा रहा है। तो ये देखो आप, ये विच प्लेयर्स आर प्लानिंग टू सेटअप एनयूईज, ये सारी कंपनीज़ के नाम दिए हुए हैं। ऑफकोर्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिर्फ ये मेंशन करने के लिए, सो दैट आपको याद रहे कि कौन सी कंपनी जो है इस मैकेनिज्म में आना चाहती है, वो इसके लिए आपको सिर्फ मेंशन कर दिया। ऑफ कोर्स ये आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड दिस वंस, ठीक है। अब ज़रूरत क्या है एनयूईज़ की, ठीक है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ की ज़रूरत क्या है? अभी जो है वो एक तरह से सिर्फ एनपीसीआई संभाल रहा है, ठीक है। वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, चाहे जो बैंक्स ने ओन किया हुआ आरबीआई के साथ मिलके, लेकिन फिर भी कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। तो उनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का कोई मोटिव ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सोल एंटिटी हैं इस एक तरह से प्लेटफॉर्म में, ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट के जो मैकेनिज्म में सिर्फ एनपीसीआई ही अभी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आरबीआई चाहता है कि इसको जो है हम डाइवर्सिटी लेके आएँ, इसमें कंपटीशन लेके आएँ, सो दैट जो ये हमारा रिटेल पेमेंट का सिस्टम है ये और ज़्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप लाना चाहता है आरबीआई इसमें, ठीक है। और बिगर शेयर ऑफ डिजिटल पेमेंट सेक्टर, जब अब एनपीसीआई के बजाय और ज़्यादा लोग आ जाएंगे और मार्केट में लोग आ जाएंगे, तो जो है जो हमारा ये डिजिटल पेमेंट्स का सेक्टर और एक्सपैंड होना शुरू होगा, और इससे हमारी जो डिजिटल पेमेंट्स का और सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो और ज़्यादा एफिशिएंट और लार्ज स्केल हो जाएगा, और इसमें ग्लिचेस भी कम आने लगेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा पेमेंट सिस्टम जो हमारा इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए आरबीआई का ये स्टेप है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल विमेंस डे, ठीक है। तो ये 8 मार्च को होता है, आपको पता है। तो ये पूरी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ये आपके लिए सिर्फ एक स्टोरी की तरह इसको आप पढ़ लेना। मैं आपको इसको समझाऊं तो इट वुड नॉट बी फेयर, क्योंकि एक सिर्फ स्टोरी है, इसमें आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ लेना पीडीएफ में से, ठीक है। हमको यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरनेशनल विमेंस डे में? एक तो इस साल का थीम क्या है, ठीक है। इस साल का थीम हमारा है चूज़ टू चैलेंज, ठीक है। इस साल का हमारा थीम है। और ये इंटरनेशनल जो विमेंस डे है ये शुरू कब हुआ, इंस्टीट्यूशनलाइज कब हुआ प्रॉपरली? 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया। फिर दिसंबर 1977 में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और कहा कि ये जो रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशंस डे फॉर वुमेन्स राइट एंड इंटरनेशनल पीस, और उसमें कहा कि कोई भी साल का दिन जो है वो मेंबर स्टेट्स जो हैं वो अपने हिस्टोरिकल और नेशनल ट्रेडिशंस के हिसाब से चूज़ करके वुमेंस डे को सेलिब्रेट कर सकती हैं, ठीक है। 1996 में सबसे पहली बार यूएन ने एक थीम अनाउंस किया कि इस साल का थीम है सेलिब्रेटिंग द पास्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, और उसके बाद से हर साल जो है वो थीम आने लग गया 8 मार्च को हमारे इंटरनेशनल विमेंस डे में, ठीक है। तो ये आप स्टोरी पढ़ोगे कि 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो ये जस्ट सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 8 मार्च को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सत्राज, ठीक है। अब ये जो है असम में इलेक्शन चल रहे हैं, तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर सत्राज में जा रही हैं। तो हम देखते हैं सत्राज हैं क्या, ठीक है। तो ये सत्राज बेसिकली मोनेस्ट्रीज़ हैं जो कि हमारे 16th सेंचुरी जो हमारे वैष्णवाइट सेंट फिर रिफॉर्मर थे श्रीमंत शंकर देवा, उनके ही जो है बनाई गई हैं ये सारी मोनेस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये एक मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि 16th सेंचुरी नियो वैष्णवाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो कि हमारे श्रीमंत शंकर देवा जी ने स्टार्ट की थी, उनके ही स्टार्ट की गई ये मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश की हुई हैं अलग अलग जगह पर असम में, जो कि एक्ट करती हैं एज सेंटर्स ऑफ रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स इन 16th सेंचुरी, ठीक है। तो वहाँ पर जितने भी ये जो उनके अनुयायी हैं, जो मॉन्क्स हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और जो है इस
रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को, जो कि रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, वहाँ पर वो उसको एक तरह से प्रोपेगेट करते हैं उस उन आइडियाज़ को, ठीक है। तो अ, अब ये आर्ट इसमें है क्या, जो सत्राज है वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर शंकर देवा के जो आइडिया थे, जो उनके एक यूनिक आइडिया था कि कैसे वर्शिप करना चाहिए हमें गॉड को, तो उनका आइडिया था कि म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू और थिएटर के थ्रू हम जो है गॉड की वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सत्रह होते हैं उसमें हर सत्रह में एक नाम घर होता है जो कि वर्शिप हॉल है, और जिसको हेड कौन करता है, एक इन्फ्लुएंशियल सत्राधिकार, ठीक है, जो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा जो उसको हेड कर रहा होगा मॉन्क्स में से, ठीक है। जो मॉन्क्स हैं उनको भक्त्स कहा जाता है, और वो सेलिब्रेट हो भी सकते हैं और सेलिब्रेट नहीं भी हो सकते हैं। सेलिब्रेट कौन होते हैं, जो कि मैरिज से या सेक्सुअल रिलेशन से एब्सटेन करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो ये मॉन्क्स हैं इसमें सत्राज में जो रहते हैं वो सेलिब्रेट हो भी सकते हैं और सेलिब्रेट नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट दे हैव इंडक्टेड देमसेल्व्स इनटू, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि शंकर देवा की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, ठीक है, तो इसको पढ़ना हमको इंपॉर्टेंट है। तो उनकी फिलॉसफी जो थी, उनकी भक्ति जो थी वो थी एका शरण नाम धर्मा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जहाँ पर इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हो, कास्ट के डिफरेंसेस ना हो, और जो हमारे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं या सेक्रीफाइसेस जो हमारे हिंदुज़म में थे उससे वो दूर होना चाहते थे, ठीक है। तो वो कहते थे कि गॉड की वर्शिप जो है वो प्रेयर और चैंटिंग जो है हमारे नाम जो है लेने से ही जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आइडल वर्शिप। तो आइडल वर्शिप में उनका बिलीफ नहीं है, वो प्रेयर और चैंटिंग में ही बिलीव करते हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से अ, उनके जो रिलीजियस मूवमेंट में 4 कंपोनेंट्स हैं, एक तो देव, नाम, भक्त्स और गुरु, मतलब गॉड, प्रेयर्स, डिवोटीज एंड टीचर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनके मरने के बाद आफ्टर हिज डिमाइस बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आने लगे सत्रास के बीच में, जो उनके फॉलोअर्स के बीच में, उनके मॉन्क्स के बीच में। तो वो 4 इंडिपेंडेंट सेक्टेरियन डिविजन्स हो चुके हैं इस फिलॉसफी के, ठीक है। तो बेसिकली कि ये एक बहुत बड़ा वहाँ पर इलेक्टोरल एक ग्रुप बन जाता है, मतलब कि एक कम्युनिटी बन जाती है जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो प्लीज़ करना चाहती हैं फॉर वोट बैंक, ठीक है। तो ये इसलिए वहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो धीरे धीरे विजिट कर रहे हैं सत्राज में, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स। ये असम के कल्चर में बहुत फेमस है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाइनाज डैम्स ऑन डाउनस्ट्रीम ब्रह्मपुत्र। तो चाइना ने एक न्यू 5 ईयर प्लान निकाला है 2021-25 का, जिसपे उन्होंने कहा है कि जो डाउनस्ट्रीम, जो लोअर रीचेज रीजन है, जो यारलुंग जांगपो का क्या है, यारलुंग सांगपो जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो वो तिब्बत से निकलती है। तो चाइना इज़ प्लानिंग टू क्रिएट डैम्स, हाइड्रो लॉजिकल डैम्स इन लोअर रीचेज ऑफ यारलुंग जैंगबो रिवर, ठीक है। तो अभी तक जो है वो अपर और मिडल रीचेज में डैम बनाता था चाइना, तो इंडिया ऑफ कोर्स अपोज तो करता था, बट इट वाज वेल नोन टू अस कि हमें उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट दिस टाइम चाइना हैज स्टार्टेड बिल्डिंग, चाइना इज प्लानिंग टू बिल्ड डैम्स ऑन लोअर रीचेज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल्स इसकी। हमने नवंबर में 2020 में भी इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है, तब बट सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स थी, बट अब ये उनके 5 ईयर प्लान में, ये डॉक्यूमेंट में ये बात आ गई है कि यस, चाइना इज़ प्लानिंग टू डू दिस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हाइड्रो पावर बेसिस बनाना उनका एक ऑब्जेक्टिव है लोअर रीचेज ऑफ द रिवर में, ठीक है। फिर वो जो है, जो तिब्बत है, तिब्बत के आसपास जो जो तिब्बत जब के जो लोअर रीचेस हैं, जो कि इंडिया के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ खासकर जो लगते हैं, वहाँ पर ये डैम बनाने की बात की जा रही है। सो इट वुड बी अ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। तो चाइना जो है ऑफ कोर्स अब ये सिचुआन तिब्बत रेलवे बनाने की भी बात कर रहा है इसी प्लान के तहत, ठीक है। तो सिचुआन कहाँ पे है, सिचुआन जो है वो आपका जो म्यांमार है उसके साथ एक यूनान प्रोविंस होता है, ठीक है, उसके साथ एक प्रोविंस है चाइना का, वो है सिचुआन, ठीक है। तो तिब्बत से समझ लो यूनान प्रोविंस की तरफ रेलवे जाएगी और फिर वो सिचुआन प्रोविंस तक रेलवे जाने की एक प्रोजेक्ट बना रहा है। तो वो साइड बाय साइड हमारे जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से, फिर म्यांमार के ऊपर से, एक तरह से बेसिकली वो प्रोजेक्ट जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया कि चाइना जो है वो अपने एक्सपेंशन कर रहा है वहाँ पर, अपने तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है सारे के सारे प्रोविंसेस के साथ धीरे धीरे। पहले उसने जिंजियांग के साथ कनेक्ट किया, फिर यूनान के साथ कनेक्ट किया, अब वो सिचुआन रेलवे के साथ भी उसको कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है।
अब बैकग्राउंड देखते हैं इसका। नवंबर 2020 में हमने डिस्कस भी किया था कि पावर चाइना जो वहाँ की जो कंपनी है उसने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया तिब्बत की गवर्नमेंट के साथ, तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन की गवर्नमेंट के साथ, कि वो हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है डाउन स्ट्रीम एरियाज़ में यारलंग जांगबो रिवर के। अब यारलंग जांगबो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। तो सबसे पहला 2015 में चाइना ने एक डैम बनाया था, हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बनाया था जांगमू में, तिब्बत में। और फिर तीन जो हैं वो डागू, जेक्सू और जियाचा, ये जो चारों के चारों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अपर और मिडल रीचेस ऑफ रिवर पर थे, ठीक है। तो अभी तक ये जो थे ये अपर और मिडल रीचेस तक, जब तक ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो थे ये सीमित थे, तब तक इंडिया ने ऑफ कोर्स अपोज किया। बट इंडिया को ये पता था कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमें नहीं होगा, तो इंडिया वॉज नॉट टू वोकल अगेंस्ट दीज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लेकिन अब क्या है, पानी सर से के ऊपर से जा रहा है। अब जो है चाइना कह रहा है कि अब वो लोअर रीचेस की तरफ जो है वो डैम्स बनाना शुरू करना चाहता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना चाहता है। और वो कहाँ पर आ रहा है? ग्रेट बेंड ऑफ ब्रह्मपुत्रा। मतलब जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जब वो बेंड होके जब इंडिया में जहाँ पर एंटर करना शुरू करती है, 2000 मीटर का एक ड्रॉप आता है, एक टर्न आता है, शार्प टर्न आता है, जब वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने लगती है, वहाँ पर ही जो है चाइना एक बेसिकली डैम बनाने की बात कर रहा है, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब वो वहाँ प्रोजेक्ट बना लेगा तो इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर इन ब्रह्मपुत्रा, और उसके हमारे कंट्री पर, हमारे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बहुत ही बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इट कैन कंट्रोल द वाटर, और उससे एक तरह से वो वाटर को वेपनाइज कर सकता है। जब चाहे इंडिया में बाढ़ ले आया, जब चाहे वो इंडिया में सूखा एक तरह से ले आया, जो पूरा हमारा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जो हमारे ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन होगा उसको वो कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे लिए कंसर्न है। तो इंडिया ने शुरू में क्या बोला था, जब अपर और मिडल रीचेज में जो ये बन रहे थे डैम्स, तो तब इंडिया ने बोला कि हमको, इंडिया ने अपोज किया, बट इंडिया वाज सेइंग कि ऑफ कोर्स ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें सिर्फ वाटर को स्टोर करने के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पावर जनरेशन करने का उनका मोटिव है चाइना का। और क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अपर और मिडल रीचेज में बनाए जा रहे हैं, तो हमको उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ब्रह्मपुत्र जो है वो उसका जो 35% ऑफ बेसिन है वो इंडिया में ही है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो 35% जो उसका पानी है बेसिकली आता है जो ब्रह्मपुत्र में, वो इंडिया के सोर्सेज से ही आता है। तो अगर चाइना जो है वो अपर और मिडल रीचेज में कंट्रोल कर भी लेता है, तो भी जो ब्रह्मपुत्र में जो पानी आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। लेकिन अब अगर वो बिल्कुल नीचे ही आ जाएगा, समझ लो कि इंडिया के एक तरह से बॉर्डर पर ही आके कंट्रोल करने लगेगा, तब इंडिया को बहुत एक फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज तब तो इंडिया के बॉर्डर पर आकर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन गया है, जिससे चाइना विल बी एबल टू कंट्रोल द वाटर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो हाउ डज इट इम्पैक्ट इंडिया? ऑफ कोर्स जैसे आपको मैंने बताया कि लोकेशन जो है बहुत डाउन स्ट्रीम पर है और जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश है, तो इसलिए इंडिया के लिए जो ये ग्रेट बैंड का जो प्रोजेक्ट है, अब ये ग्रेट बैंड क्या था? जो ग्रेट बैंड मैंने आपको बताया कि यारलुंग जांगबो जो ग्रैंड कैनियन जो मेडाग काउंटी जो तिब्बत में ही है, और वो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, ये वाला रीजन जहाँ से 2000 मीटर का एक ड्रॉप होता है ब्रह्मपुत्र रिवर में, और वो शार्प टर्न लेके है अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, ठीक है। तो उस एरिया में जहाँ पर ये शार्प टर्न है, वहाँ पर ही, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर ये डैम बनाने की बात हो रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है। सो दैट वुड अफेक्ट आर एक तरह से सिक्योरिटी, ठीक है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर में, ठीक है, कैलाश में। इंडस सांगपो फ्यूचर जोन जो है हमारा ग्रेट हिमालयाज और कैलाश रेंज के बीच में, वहाँ से ये पास होती हुई आती है। इंडिया में दिमांग नाम से एंटर होती है, असम प्लेन्स में जब ये जाती है सदिया के पास, तो उसके बाद से इसका नाम जो है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखो कि जैसे ही इंडिया में एंटर करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता, तब इसका नाम दिबांग होता है, ठीक है। आफ्टर जब ये असम में आ जाती है उसके बाद हम इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, लोहित, तीस्ता, कोपिली। जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसको हम जमुना कहते हैं। फिर जब ये गंगा के साथ मिल जाती है तो हम इसको पद्मा कहते हैं। फिर जब पद्मा जो ये कंबाइंड जो रिवर है पद्मा, जब ये मेघना के साथ मिल जाती है तो हम इसको मेघना कहते हैं, ठीक है। फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके एक ह्यूज डेल्टा बनाती है गंगा के साथ, ठीक है। सो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है।
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.